हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का सेट निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। और अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़कर समाधान पा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था सिरिल रेडक्लिफ ने। इसी की अध्यक्षता में जो है रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो डुरंड रेखा है। क्या है? डुरंड रेखा है। और वर्तमान में जो है डुरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दिया गया है चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, यानी पीछे हट गया था, स्थगित कर दिया था इसे। तो यह कथन तो सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में दिया था। यह भी कथन सही है। और अगला है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पे 1921 लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो मुकद्दम या चौधरी पद का जो इस्तेमाल होता था, यह गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा जो है यह विज्ञानेश्वर की रचना है। और कल्हण ने क्या लिखा था? कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना किया था। किसका? राजतरंगिणी की रचना किया था। तरंगिणी की रचना किया था कल्हण ने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था यह क्या था? तो इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था वह दारुल इस्लाम का एक भाग था। किसका साम्राज्य? इल्तुतमिश का साम्राज्य। इल्तुतमिश जो था यह क्या था? एक मुस्लिम शासक था। और इल्तुतमिश के बारे में कहे तो इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही न्याय का घंटा लगवाया था। और इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वह था अवध। अवध जो प्रदेश था, यहाँ से बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, यानी किसानों का समूह बनाया था, किसानों का संगठन बनाया था। अवध किसान आंदोलन जो है, अवध किसान आंदोलन जो था, सॉरी है नहीं था, अवध किसान आंदोलन जो था उन्हीं से संबंधित है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र भी संबंधित है। इसके बाद झिंगुरी सिंह थे। इसके बाद दुर्गपाल सिंह थे। ये सब किससे संबंधित थे? तो अवध किसान आंदोलन से। और ये सब कौन थे? तो इनके नेता थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है? तो शिवाजी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शिवाजी को जो है
शिवाजी क्या था? यह हिंदू शासक था, कट्टर हिंदू शासक था शिवाजी। और कट्टर हिंदू शासक होते हुए भी दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। कौन? शिवाजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा ताम्रलेख, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो था परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। क्या था? प्रथम गुप्त शासक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और ये जो है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म के मतानुयायी थे। क्या थे? मतानुयायी थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने यानी क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो यह कब कहा था? तो यह कहा था आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान जो हुआ था और शाही भारतीय जल सेना का जब विद्रोह हुआ था, तो उसी समय प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था कविंद्राचार्य ने। किसने? कविंद्राचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन किया? तो यह किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करना है आपको। संघ सूची में कितना विषय है? संघ सूची में जो था मूल संविधान में 97 विषय था, राज्य सूची में 66 विषय था और समवर्ती सूची में 47 विषय था। संघ सूची में जो है वर्तमान समय में 98 विषय हो गया है। राज्य सूची में पहले था 66, वर्तमान में 59 हो गया है। और इसके बाद समवर्ती सूची में पहले जो था वह 47 विषय था, जो बढ़कर 52 हो गया है। इसके बाद इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो यह अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए या सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उसके पास मंत्रिपरिषद होगी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो है इसको 27% आरक्षण का प्रदान किया गया है। 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो 93वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा ओबीसी को जो है 27% आरक्षण प्रदान किया गया है सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, यानी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को मिला है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30, ये अनुच्छेद में जितने भी चर्चा किए गए हैं जिन चीज़ों के बारे में, ये केवल भारतीयों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त है, न कि विदेशियों को। तो इनमें है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस नियम के तहत
लोकसभा में चर्चा, सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम 193। नियम 193 में यह कहा गया है। लोकसभा जो है यह नियम 193 के अंतर्गत ही मतदान नहीं किया जा सकता है। लोकसभा नियम 193 के अंतर्गत मतदान नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रकृति क्या है। संविधान की प्रकृति क्या है? तो संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है संघात्मक और दूसरा है एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति में यह संज्ञेय है किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह किया गया था 24वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है, यानी राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 157। और अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यहाँ पे नहीं आता है, नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है यह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो आता क्या, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है यह? तो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ही अनुच्छेद 31 के क एवं 31 के ख को जोड़ा गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो यह लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए और बी दोनों से हो जाएगा, यानी डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो यह भाग 4 में है। भाग 4 में है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 भाग 4 में है। भाग 4 में क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो कि 36 से 51 तक में चर्चा है और इसी के बीच आता है अनुच्छेद 44। तो यह किस में आ जाएगा? भाग 4 में आ जाएगा। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11 तक, 5 से 11 तक है। और भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। 1 से 4 तक इसकी चर्चा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या जो है सबसे अधिक है, यानी इंडोनेशिया में जो द्वीप है वह 17,500 है। कितना है? 17,500 है। 17,500 है। ऑस्ट्रेलिया में द्वीपों की संख्या जो है 8,000 से अधिक है। इसके बाद जो आता है ऑस्ट्रेलिया में द्वीपों की संख्या कितना है? 8,000 है। मालदीव में द्वीपों की संख्या, मालदीव में कितना द्वीप है? तो 1200 द्वीप है। मालदीव में कितना द्वीप है? तो 1200 द्वीप है। और फिलीपींस में कितना द्वीप है? तो 7,000 द्वीप है। कितना द्वीप है? 7,000 द्वीप है। और यहाँ पे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, 17,500 है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। तो हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कानपुर भी गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ है, लेकिन अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश का बलिया जो पड़ता है वह भी सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? नीलगिरी पर्वत है। और एक इसी से संबंधित जो है
एनसीईआरटी का प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जनजातियों का जो होता है जनजातियों का शैक्षणिक संस्था जो होता है उसे क्या कहा जाता है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। जनजातियों के शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है, युवा गृह कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो यह है जापान देश। जापान जो है चार चार बड़ा द्वीप और अनेक छोटा द्वीपों से निर्मित है जापान देश। जापान में जो है 4 सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु। जापान के 4 बड़े द्वीप कौन से हैं? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकु है, क्यूशु है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो यह है विशाल महासागरीय विस्तार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है या सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा की ऊंचाई जो है वह 4310 मीटर है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितना है? 4310 मीटर है। और नाथुला दर्रा से होकर भारत का चीन के साथ अधिक व्यापार होता है। भारत का चीन के साथ अधिक व्यापार होता है। एक है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है, यानी अरब सागर में यह स्थित है। और लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? कुल 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल जो है यह 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ही है तीस्ता नदी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का अंश है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और इसके बाद है जयंतिया पहाड़ियाँ। जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश है, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ जो है यह असम राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। तो यह है कृषि और सहकारिता विभाग। कृषि और सहकारिता विभाग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया। पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में रूस से लिया गया है। भारत में कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और सर्वप्रथम विश्व में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूस ने ही किया था 1928 ईस्वी में। उस समय रूस क्या था? तो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है। तो यह है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि क्या है? लोक लेखा निधि। और एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं को खरीदे जाने पर
डैश कहा जाता है तो उसे उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे J.R. हिक्स। कौन थे? J.R. हिक्स थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह है आयात निर्यात दोनों बंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयात निर्यात दोनों बंद जो है यह कैसी अर्थव्यवस्था है? तो यह बंद अर्थव्यवस्था है। जहां आयात एवं निर्यात दोनों रहता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां आयात निर्यात दोनों नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में विश्व में खुली अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा के नीचे हो सकता है, यह जरूरी नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है तो यह है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था मैक्सवेल ने। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका वर्ण विक्षेपण होता है। हाँ होता है, ये भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। आवृत्ति ही नहीं बदलती है, अन्यथा सब कुछ बदलती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग डैश कहलाता है? तो यहाँ पे समीकरण तो दिया गया ही नहीं है, तो ऑप्शन में लिया गया है ताक्षणिक वेग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा? गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का जो है संवेग शून्य होगा। क्या होगा? वह शून्य होगा। और बंदूक जो चलता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि का पानी में वेग है। ध्वनि का पानी में वेग जो होता है वह 1481 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का पानी में वेग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर एक कार्य करते हो, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा डैश होती है, तो वह क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप दूरस्थ स्थित बीम यानी ऑब्जेक्ट या वस्तु को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह बढ़ जाएगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल डैश के बराबर होता है? तो वह जो बराबर होता है निकाय के यानी वस्तु के वजन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक डैश की तरह कार्य करती है, तो यह जो कार्य करती है अवतल दर्पण की भांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया है? तो इसे जो है वायवीय, जलीय और स्थलीय 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया का इंग्लिश जो होता है जिसे जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया का अंग्रेजी क्या होता है? जॉन्डिस। जॉन्डिस डैश के कारण हो सकते हैं? तो यह विषाणु या वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विषाणु होता क्या है, पीलिया या जॉन्डिस होता क्या है? जब पीलिया या जॉन्डिस किसी को होता है तो त्वचा और आँखों का रंग जो होता है वह पीला पड़ जाता है। त्वचा और आँखों का रंग कैसा होता है? पीला होता है।
पीलिया बिलिरुबिन उत्पादन के दौरान होता है। पीलिया जो होता है यह बिलिरुबिन उत्पादन के दौरान होता है शरीर में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है। क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों में डैश। मेंडल के प्रयोगों में पौधे को पहले पर निषेचित किया गया, उसके बाद फिर स्व निषेचित किया गया है। फिर स्वनिषेचित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शर्करा को हटाने के लिए क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो को रोककर आप पढ़ के अच्छा से समझिए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न रहता है बीपीएससी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस पादप उत्तक का पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभ्योजक नहीं है। विभ्योजक नहीं है तो यह है जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसा कि नाइट्राइटस को नाइट्रेट्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग निम्न है। यह क्वेश्चन रिपीट है, इस सेट में पहले भी बताया गया है आपको। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायंग इसके 4 भाग होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं। मूत्राशय के जो खुले द्वार होते हैं उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहा जाता है? तो मूत्र मार्ग कहा जाता है। और मूत्रवाहिनी क्या होती है? मूत्रवाहिनी क्या होती है? तो मूत्र को किडनी या वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या करती है? तो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रियाओं से पूरा होता है। तो यह आंतररस की क्रियाओं से पूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए से ही क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रिया से पूरा होता है। तो यह आंतररस की क्रिया से पूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो यह कौन से रोग का लक्षण है? तो यह गाउट रोग का लक्षण है। किस रोग का? गाउट रोग का लक्षण है। इंग्लिश में इसे GOUT लिखा जाता है। यह गाउट रोग का लक्षण है। तो गाउट क्या होता है? इसी के कारण जोड़ों का दर्द, जिसे गठिया या बात रोग कहा जाता है, ये होता है। किसके कारण? जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है तो गठिया या बात नामक रोग हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में DNA की मात्रा समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कठोर साबुन है। कठोर साबुन क्या होता है? तो यह उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। कठोर साबुन क्या होते हैं? यह उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। और एक होता है मृदु साबुन क्या होता है? मृदु साबुन जो होता है यह उच्च वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण को मृदु साबुन कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि साधारण नमक, चौक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? तो यह है उर्ध्वपातन, जल में विघटन, निस्यंदन और वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? तो यह है सीजियम धातु, जो प्रदर्शित करता है एक प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे आसानी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीजियम धातु। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक पदार्थ
स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसे अनुभूति देता है। यह पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स के बारे में सत्य है? तो एक्स जो होगा वह क्षारक भी है और क्षार भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? तो KNO3 का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है KNO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकिरण जो होता है यह विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यों एक नेत्र के बजाय दो नेत्र से बेहतर दृष्टि मिलते हैं? यानी एक आंख की बजाय हम दो आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, बेहतर रूप से देख पाते हैं। तो इसका कारण है कि क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन तीन आयामी या त्रिबिंब दृष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जल, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है? तो यह है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? समुद्री ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है इत्यादि। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था यह कौन वर्ष में हुआ था? 1984 ईस्वी में 3 दिसंबर को हुआ था। 1984 ईस्वी में 3 दिसंबर को हुआ था। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो रहा था, यानी MIC गैस का। और यह क्या था? यह एक जहरीली गैस था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1981 ईस्वी में लागू। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो फूल भाग जो होता है वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपयोगी कौन सा भाग होता है? तो तना होता है, मूल होता है, इसके बाद जो होता है पत्ती भी होता है, प्रकंद भी होता है, धनकंद भी होता है, बल्ब भी होता है, कंद भी होता है। और किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो फूल भाग का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि करेंट का यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इसका थीम था। और 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह बनी है डायना एडोल्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायना एडोल्जी। हाल ही में भारत के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बने हैं हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और हीरालाल समरिया जो है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया है। और हीरालाल समरिया कहाँ के हैं? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान राज्य के हैं हीरालाल समरिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके सहयोग से मुंबई में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो यह क्या गया है?
रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, इसी के सहयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पंचायती राज फाइनेंस वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार में औसतन कितने हजार प्रति पंचायत खर्च हुआ? तो यह हुआ था 63,000 रुपये प्रति पंचायत खर्च हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला में शुरू किया है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में शुरू किया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? तो यह सऊदी अरब को चुना गया है अतिथि के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन सारी वॉकथॉन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मुंबई के ताजमहल होटल में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के स्पोर्ट स्टार एसेस पुरस्कार जीता है? तो यह है नीरज चोपड़ा, इसी ने पुरस्कार जीता है। और नीरज चोपड़ा जो है यह भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है। और 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महासागरों और वायुमंडलीय का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है पेस है। इसका नाम क्या है? पेस है। और पेस का फुल फॉर्म यानी मतलब जो होता है प्लैंकटन एरोसेल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम होता है, ओशन इकोसिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। आप समझ पाए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से सुनिए। पेस का यानी पी का फुल फॉर्म जो होता है वह प्लैंकटन होता है, ए का एरोसेल होता है, सी का जो है सी का क्लाउड होता है, और ओ ई का जो फुल फॉर्म होता है ओशन इकोसिस्टम होता है, ओशन इकोसिस्टम होता है। इसके बाद आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पॉल लिंच को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 150 नंबर प्रश्न तक रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप अपनी राय ज़रूर दें। और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।